नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस विशेष समाचार में मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ है बीना। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1100 से अधिक की मौत। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपात बैठक में इजरायल के राजदूत ने हमास पर युद्ध अपराधों का लगाया आरोप। तंजानिया की राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा पारंपरिक स्वागत। चुनाव आयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावे पर आज फिर करेगा सुनवाई। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर किया है दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इटली और फ्रांस के दौरे पर होंगे रवाना। पहले चरण में अपने इटली समकक्ष से करेंगे मुलाकात। वहीं दूसरे चरण में पेरिस में आयोजित 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में लेंगे भाग। क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का नीदरलैंड से होगा मुकाबला। वहीं कल खेले गए मैच में भारत ने जीत के साथ किया आगाज। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। केएल राहुल ने नाबाद 97 और कोहली ने 85 रन की खेली पारी। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1100 से अधिक की मौत हो गई है। हमास के आतंकी हमलों में इजरायल में मरने वालों की संख्या 700 के पार हो गई है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह आतंकी गुट भी हमास के हमलों में शामिल है। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपात बैठक में इजरायल के राजदूत ने हमास पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है। इस बीच पेंटागन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल को गोला बारूद और उपकरण प्रदान करेगा और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के हमलों के जवाब में मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना को बढ़ावा देगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य सरकार तेजी से इजरायल रक्षा बलों को युद्ध सामग्री सहित अतिरिक्त उपकरण और संसाधन प्रदान करेगी। भारत दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। सामिया सुलूहु हसन अपनी समकक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में तंजानिया की राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। तंजानिया की राष्ट्रपति 10 अक्टूबर को दिल्ली में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। इससे पहले कल उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद ये भारत की उनकी पहली यात्रा है। चुनाव आयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावे पर आज फिर करेगा सुनवाई। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शरद पवार और अजीत पवार के गुट की याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान अजीत पवार गुट ने 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अजीत पवार महाराष्ट्र में एनडीए सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद अजीत ने एनसीपी पर अपना दावा भी ठोक दिया। अजीत पवार के इस कदम के खिलाफ शरद पवार ने चुनाव आयोग का रुख किया। अब दोनों गुटों को चुनाव आयोग के सामने
अपना अपना पक्ष रखना है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शरद पवार गुट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अजीत पवार गुट की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि अजित पवार को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी आवंटित कर देना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस के दौरा करेंगे। अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में रक्षा मंत्री रोम में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रिस्टो से मुलाकात करेंगे। मार्च 2023 में इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक बढ़ाया गया था। यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण के दौरान राजनाथ सिंह पेरिस में अपने समकक्ष फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता में सम्मिलित होंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया था। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोग सहित सशक्त और व्यापक द्विपक्षीय रक्षा संबंध हैं। रोम और पेरिस में रक्षा मंत्री औद्योगिक सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए रक्षा उद्योग के सीईओ और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कल 32 लोगों को ले जा रही एक बस खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नैनीताल के एसएसपी एन मीरा ने बताया कि स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान चलाकर 28 लोगों को बचाया। उन्होंने कहा कि हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। पूरे पंजाब में 1840 अनाज मंडियों में धान की फसल के दौरान किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब की मंडियों में काम करने वाले 10 लाख मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा मजदूरों की समस्याओं का समाधान ना कर पाने के कारण मजदूरों में भारी रोष है। मजदूर संघ का कहना है कि हड़ताल के दौरान राज्य के सभी जिलों में हर दिन संबंधित विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। गल्ला मजदूर संघ का कहना है कि श्रमिकों की समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं। इससे पहले मजदूर 1 अक्टूबर से हड़ताल शुरू करने वाले थे, लेकिन पंजाब के कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल की रूपरेखा सामने रखी गई। लेकिन मंत्री ने समस्याओं के समाधान के लिए यूनियन से कोई बातचीत नहीं की और इस पर एसोसिएशन ने पंजाब की सभी अनाज मंडियों में कार्य ठप कर दिया है। वहीं संगरूर में अनाज मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। अफगानिस्तान में आए भूकंप से हजारों परिवार बर्बाद हो गए हैं। करीब 28,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लाखों लोग इस विभीषिका से जूझ रहे हैं। भूकंप के बाद अफगानिस्तान के शासक तालिबान ने अन्य देशों से मदद की गुहार लगाई है। यह आंकड़ा तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के दफ्तर से एक अपडेट में कहा गया है कि 465 घरों के तबाह होने की सूचना है और 135 क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, कई लाशें अभी भी घरों के मलबे के नीचे दबी हुई है, जिन्हें बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान का बड़ा इलाका भूकंप संभावित है। हिंदकुश पर्वत श्रृंखला में यूरेशियन और भारतीय टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण की वजह से यहां भूकंप अक्सर आता रहता है। कई बार हिंदकुश के भूकंप का असर भारत के दिल्ली तक भी होता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है।
थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझ कर इन्वेस्ट कर। और अब बात करते हैं विश्व कप की। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप में आज होने वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना नीदरलैंड्स के साथ होगा। हैदराबाद में होने वाले इस मैच में न्यूजीलैंड अपनी दूसरी जीत दर्ज करने उतरेगी। गौरतलब है कि विश्व कप के ओपनिंग मैच में कीवी टीम ने गत विजेता इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के हाथों अपने पहले मैच में हार झेलने वाली डच टीम इस मैच में अपसेट कर वर्ल्ड कप में और रोमांच पैदा करने के इरादे से उतरेगी। इससे पहले दोनों टीम वनडे मैच में 4 बार आमने सामने आ चुकी हैं और हर बार न्यूजीलैंड विजयी रहा है। आईसीसी विश्व कप में भारत ने जीत के साथ आगाज किया है। पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराने में सफलता पाई। ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए मिले 200 रन के लक्ष्य को भारत ने 41.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत की शीर्ष 4 में से 3 बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए। ये पहला मौका है जब विश्व कप के किसी मैच में भारत के शीर्ष 4 में से 3 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए हैं। इसके बाद कोहली और राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। कोहली और राहुल के बीच चौथे विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी हुई है। कोहली 85 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर कोई और विकेट नहीं करने दिया और टीम को जीत दिला दी। राहुल 97 और हार्दिक 11 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन पर सिमट गई। सलामी बल्लेबाज मिचेल वार्श बिना कोई रन बनाए बुमराह की गेंद पर कोहली के हाथों लपके गए। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने दूसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। वार्नर 41 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए। स्टीवन स्मिथ को 46 के स्कोर पर जडेजा ने बोल्ड किया। मार्नस लाबुशेन को भी 27 रन के स्कोर पर जडेजा ने ही चलता किया। इसी ओवर में जडेजा ने एलेक्स कैरी को भी पेविलियन भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया ने 119 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। ग्लेन मैक्सवेल को कुलदीप यादव ने बोल्ड किया। वहीं कैमरून ग्रीन को अश्विन की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लपका। अंत में मिशेल स्टॉक ने 28 रन की पारी खेली। सिराज ने स्टॉक को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की पारी समेट दी। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 3 और जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए। एशियाई खेलों में पदक जीतने के बाद वतन लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। हांगझो में आयोजित एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। शानदार प्रदर्शन के बाद लौटे खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है भारतीय हवाई अड्डे पर। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग